गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज मैंने फिर से एक टॉपिक सिलेक्ट किया है, प्लासी का युद्ध। इसमें मैंने अपने हैंडी नोट्स है ये हमारे मैं अपने प्लासी का युद्ध अब शॉर्ट नोट्स बनाई हूँ। इसी को चलिए आज हम लोग देखते हैं, रिवीजन करते हैं, रिवाइज करते हैं हमारे साथ में। आप भी रिवाइज कीजिए। प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को शुरू हुआ था। मुर्शिदाबाद के नदिया जिले में गंगा के किनारे प्लासी नामक स्थान पर किसके बीच में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य बंगाल पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण हो गया और बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया। परिणाम ये हुआ, बंगाल पर कंपनी का वास्तविक नियंत्रण हो गया और बंगाल का नया नवाब मीर जाफर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बन गया। लेकिन मीर जाफर ने भी बहुत जल्दी ही अपनी मनमानी मनाना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, फिर अंग्रेज़ों को लगा कि मीर जाफर को हमने नवाब बनाया और ये हमारी बात नहीं मान रहा है। तब अंग्रेज़ों को लगा नहीं मान रहा है, तो बक्सर का युद्ध होता है। फिर बक्सर का युद्ध जो हुआ उसका डेट है 23 अक्टूबर 1764 को। किसके मध्य? अंग्रेज़ों हेक्टर मुंडो बनाम मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेनाओं के बीच में होती है। फिर से एक बार दोहरा लें, किसके मध्य हुआ? अंग्रेज़ों हेक्टर मुंडो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की सेना के बीच में होती है। परिणाम ये हुआ कि कंपनी व्यापारिक कंपनी से राजनीतिक शक्ति में परिवर्तित होता है। कंपनी का एकाधिकार केवल बंगाल ही नहीं बल्कि अवध और मुगल शासक तक भी हो जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी की जगह एक शासन चलाने वाली कंपनी बनने जा रही है। तो देखिए, यहाँ पे एक ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडर्स के रूप में आई थी। अब वो रूलर बनने जा रही है, एक शासन चलाने वाली कंपनी बनने जा रही है। बक्सर की लड़ाई हेक्टर मुंडो जीतेगा। जैसे ही बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजी जीत होती है, कई राजा महाराजा अब डर जाते हैं। उन्हें लगा कि अब इस सेना की चुनौती देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 3 महत्वपूर्ण सेनाएं इनके सामने हार गई थी। यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को लगता है कि अब बंगाल का शासन हम चलाएंगे, अपने मन से चलाएंगे, मनमाने ढंग से चलाएंगे। तो फिर 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच संधि तथा मुगल सम्राट के बीच संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध के नवाब के बीच संधि तथा मुगल सम्राट के बीच संधि। कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार, राजस्व वसूल करने के अधिकार कहा गया। अब इस क्षेत्र को चुंगी वसूली जाती थी। तो कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी का अधिकार मिल गया। इस क्षेत्र में चुंगी वसूली जाती थी। जो टैक्स वसूला जाएगा वो वही रखेंगे वसूल कर, और उसका उपयोग वही करेंगे, अंग्रेज ही करेंगे, ब्रिटिश लोग करेंगे। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की चांदी होती है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बड़े युद्ध लड़े, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। अब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने 2 बड़े युद्ध लड़े, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी की 2 युद्ध लड़ने में पैसा बहुत खर्च हो गए थे, तो उन्होंने लोन की अर्जी दायर की। ब्रिटिश के पास ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटेन की सरकार को मौका मिल जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी को दबोचने का। उन्होंने कहा, हम लोन तो देंगे, लेकिन भारत में जो शासन चलाएगा वो शासन तुम हमारे अनुसार चलाओगे।
तुम वहाँ व्यापार करोगे, तुम्हारा ही व्यापार होगा। ब्रिटेन की कोई कंपनी वहाँ व्यापार करने नहीं जाएगी। हाँ, शासन हम जैसे कहेंगे वैसे चलाना है। तो ब्रिटिशर्स जो वहाँ का प्रधानमंत्री है, उस दौर में रेगुलेटिंग एक्ट पारित करेगा। अपनी संसद यहाँ की कंपनी को बताएगा कि तुम शासन कैसे चलाओगे, कैसे कानून बनाए जाएंगे। इन्होंने कानून भारतीय समाज को अध्ययन करके बनाना शुरू कर दिया। इलाहाबाद की संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार हुआ, जबकि निजामत, फौजदारी संबंधी अधिकार बंगाल के अल्पसंख्यक नवाब नजमुद्दौला के हाथों में दिया। दीवानी और निजामत संबंधी कार्यों का विभाजन, द्वैध शासन प्रणाली, इलाहाबाद की संधि। पहली बार ये देखा गया कि दीवानी का अधिकार किसी और के पास है, निजामत का अधिकार किसी और के पास है। इसलिए इलाहाबाद की संधि द्वैध शासन के रूप में बहुत प्रचलित है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स के बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया। क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन का इन्होंने अंत किया। तो क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैध शासन का अंत वॉरेन हेस्टिंग्स से ही किया। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने कहा, ये सब बंद करिए, बंगाल प्रशासन अब हम भी करेंगे, क्योंकि नवाबों के चक्कर में हम कब तक मानते चलेंगे। इसलिए बंगाल के बागडोर अपने हाथों में लेता है वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में अपने बंगाल में गवर्नर बनते ही द्वैध शासन की समाप्ति के बाद सारा उत्तरदायित्व, पूरा शासन अपने हाथों में ले लिया। वॉरेन हेस्टिंग्स सारा उत्तरदायित्व, पूरा शासन अपने हाथों में ले लेता है। तो फिर अब हम देखते हैं कि तो फिर यहाँ से ब्रिटिश शासन शुरू होता है। तो ब्रिटिश शासन अब यहाँ से शुरू होता है। तो 1757 से 1758 ब्रिटिश साम्राज्यवाद का स्वरूप शुरू हो जाता है। यहाँ से वाणिज्यवाद और औद्योगिक मुक्त व्यापार का दौर फिर शुरू होता है। वित्तीय साम्राज्यवाद, वाणिज्यवाद का स्वरूप मूलतः संरक्षणवादी था। मतलब ये कि किसी को इंटर करने ही नहीं देंगे। कंपनी द्वारा अपने आर्थिक एवं वाणिज्यिक हितों को संरक्षित करने का प्रयास करेंगे। कंपनी ने भारत में मौजूद फ्रांस जैसी विदेश व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। दूसरी ओर भारतीय शासन को अधिक व्यापारिक लाभों एवं अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास किया। तो फिर अब देखते हैं, अब इससे जो रिलेटेड कुछ हम लोग घटना चक्र से MCQ देख लेते हैं। यहाँ हम जैसे कि देखते हैं, ये हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब, इनमें से किसे भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का संस्थापक माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है ब्रिटिश साम्राज्यवाद का संस्थापक। तो हम बॉक्स में भी देख लेते हैं इससे जुड़े हुए कुछ टॉपिक हैं। जैसे यहाँ देखते हैं, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। लॉर्ड क्लाइव ने प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराकर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी। प्लासी की विजय के बाद क्लाइव को बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। वह 1758 से 60 और 1765 से 67 ईस्वी तक बंगाल का गवर्नर रहा। इसने बंगाल में द्वैध शासन की व्यवस्था की थी। इसी तरह से बक्सर की लड़ाई की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इलाहाबाद की संधि हुई। फिर बॉक्स में जितना भी मोटा ये बॉक्स के अंदर मोटे हैं पॉइंट हैं, तो इसको भी हम लोग देखते चलेंगे। फिर उसके बाद इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खान को किया।
फिर देखते हैं ब्रिटिश शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा बिहार उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी। 12 अगस्त 1765 को की थी। 12 अगस्त 1765 को की थी। तो इलाहाबाद के प्रथम 12 अगस्त 1765 शाह आलम द्वितीय ने बंगाल को कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी तथा इलाहाबाद की नई संधि 16 अगस्त 1765 के तहत अवध के नवाब शुजाउद्दौला, इलाहाबाद और करा के जिले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रसित रहा। इससे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1806 से 37 ईस्वी और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बनकर रह गए। और द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है, किसे कहा जाता है? लॉर्ड सर लियो नील कर्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है। बंगाल में द्वैत शासन प्रणाली किसके द्वारा की गई? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई। किसने संधि विजित कर उसका अधिकरण किया? नेपियर ने 1843 ईस्वी में अफगानिस्तान युद्ध के बाद चार्ल्स नेपियर ने संधि का विलय ब्रिटिश भारत में कर लिया। अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? बांटो और राज करो की नीति अपनाई अंग्रेजों द्वारा भारत पर लगभग 200 वर्षों से अधिक समय तक राज करने का प्रमुख कारण बांटो और राज करो की नीति थी। किसने बंगाल में मालवाड़ी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की? लॉर्ड मैकेंजी ने की। 1822 में लॉर्ड मैकेंजी ने बंगाल प्रेसिडेंसी के उत्तर पश्चिम प्रांत, इस क्षेत्र के अधिकांश भाग वर्तमान उत्तर प्रदेश में है, भू राजस्व व्यवस्था की नई पद्धति मालवाड़ी तैयार की। इस तरह 30% भूभाग शामिल था। मालवाड़ी पत्ती में जमींदारी और रैयतवाड़ी दोनों के तत्व शामिल थे। पूछे गए प्रश्न में बंगाल शब्द का प्रयोग किया गया जो त्रुटिपूर्ण है। अच्छा, इस बॉक्स में दिया हुआ है बंगाल प्रेसिडेंसी शब्द का प्रयोग जाता है। अच्छा, ये बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? 1733 ईस्वी में मिलाया गया। 1733 ईस्वी में बिहार सूबा का विलय बंगाल सूबा में किया गया। बंगाल के तत्कालीन नवाब शुजाउद्दौला ने बंगाल प्रांत को 4 भागों में बांटा। सेंट्रल डिवीजन, पश्चिम बंगाल, उत्तरी बंगाल, मध्य बंगाल शामिल थे। दूसरा है ढाका डिवीजन, जिसमें पूर्वी तथा पश्चिमी बंगाल शामिल थे। तीसरा बिहार, चौथा उड़ीसा। तो इसी तरह से दोस्तों हम रिवीजन करते जाए नोट्स के साथ, अपने हैंड रिटन नोट्स के साथ और घटना चक्र के MCQ के साथ रिवीजन करते चल रहे हैं। मेरा मानना है कि हैंड रिटन नोट्स होना, अपने हाथ का नोट्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा के लास्ट समय में बुक से रिवीजन नहीं हो पाता, अपने नोट्स से ही रिवीजन हो पाता है। तो वीडियो ना लंबा करते हुए तो अपने हैंड नोट्स से ही रिवीजन कर रहे हैं अभी। और इसी तरह से हम लोग अपना एक एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे और हमारे साथ मेरे जितने भी भाई बहन इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ेंगे सभी का रिवीजन होगा और रिवीजन होता चलेगा। एक टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, उसके साथ घटना चक्र और MCQ साथ के साथ हम लोग देखेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सजेशन या क्वेरीज हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सजेस्ट करेंगे। मेरे जितने भी भाई बहन इस चैनल पे जुड़ेंगे मुझे अच्छा लगेगा। पढ़ाई से रिलेटेड BPSC और याद एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने भी भाई बहन जुड़ेंगे और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, थोड़ा अपना प्यार दें इस चैनल को। और देखिए, इसी तरह से अपना टाइम निकाल कर पढ़ते रहें और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहें। अभी तो स्ट्रगल का टाइम है, हर कोई स्ट्रगल कर रहा है और आगे बढ़ रहा है।
अपनी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में अपने लिए भी समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि एक ही ज़िंदगी मिली है, उसको बेस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। और वो ज़िंदगी की जिम्मेदारी आपको दी गई है। 24 घंटा हम सबके पास है। देखना है कि उस 24 घंटा में कितना सा घंटा अपने लिए, अपने पढ़ाई के लिए दे पाते हैं हम लोग। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।